अस्सलाम वालेकुम। आज का अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं। क्या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है? कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन है, या हमारे पास इसको हम कहते हैं हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन। हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्यों कहते हैं? कि यहाँ पे जो है हम अपने जो सिस्टम है या जो अपना जो सॉफ्टवेयर है उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कि हमारे जो एसआरएस को स्टडी करके हमारा जो सॉफ्टवेयर उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हमारे पास क्रिएट होगा। सही। और फिर जब हम स्ट्रक्चर बात कर लेते तो वो फिर आपस में बिहेव किस तरह से करेगा। तो दैट इज व्हाट योर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सही हो गया। इसकी भी हम फिर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूएमएल मॉडल, कि हमारे पास यूएमएल मॉडल के थ्रू हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं कि किस तरह से हमारे कंपोनेंट्स काम करेंगे, किस तरह से उसकी एक्टिविटीज होंगी, स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनेंगे। सही हो गया। तो हमने अगर आपको याद हो तो लास्ट जो लेक्चर्स थे उसमें लैब वर्क किया था। लैब वर्क में हम बार बार कह रहे थे 4+1 व्यूज और मॉडल्स। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम मॉडल्स पढ़ेंगे कि हमारे पास मॉडल्स क्या चीज़ है, आर्किटेक्चर मॉडल्स। बेसिकली हमारे पास जो चैप्टर 3 है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। हमारे पास एक पार्ट ए है। पार्ट ए में जो है हम मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मॉडल्स क्या है, एंड पार्ट बी में जो है हम यूएमएल टूल डिस्कस करेंगे। अब मॉडल्स जो है हम पढ़ लेंगे कि हमारे पास 4+1 व्यू क्या है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि लॉजिकल, प्रोसेस व्यू, फिजिकल व्यू एंड डिप्लॉयमेंट व्यू क्या है। ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिस्कस थोड़ा इसलिए करेंगे क्योंकि आगे जो है इसकी इंडिविजुअली चैप्टर्स है, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, जिनके अलग अलग चैप्टर्स है जिसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आइडिया हो जाए कि ये हमारे पास मॉडल क्या है। उसके बाद हम जो है यूएमएल स्टडी कर लेंगे। यूएमएल इसलिए करेंगे कि जब हम चैप्टर 4 स्टडी करेंगे लॉजिकल व्यू, तो वहाँ पे थ्योरी को पढ़ने के बाद फ़ौरन ही हम लैब वर्क में काम स्टार्ट करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो जब तक आपको यूएमएल मॉडल का पता नहीं हो कि वहाँ पे हम कौन सा यूएमएल का टूल यूज़ करके, क्लास डायग्राम यूज़ करके और यूज़ केस कौन सी डायग्राम यूज़ करके हम ड्रॉ करेंगे। सही हो गया। तो इसलिए पहले हम मॉडल पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर में, और फिर कल के लेक्चर में जो है हम यूएमएल स्टार्ट कर लेंगे कि यूएमएल क्या होता है और किस तरह से हम इनको ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में पढ़ते हैं हमारे पास आर्किटेक्चर मॉडल्स। सबसे पहले क्या है आर्किटेक्चर, है क्या सॉफ्टवेयर। आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर क्या है कि किसी चीज़ का आप मैप बनाते हो, किसी चीज़ के लिए आप कोई ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की क्या बात इन्होंने की है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आपके पास डिज़ाइन जब आप एसडीएलसी कर रहे होते हो, एसडीएल आप जब एसडीएलसी का स्टेप कर रहे होते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास रिक्वायरमेंट का स्टेप होता है, फिर आपके पास एनालिसिस का स्टेप होता है, एनालिसिस के स्टेप के बाद आपके पास डिज़ाइन का स्टेप आता है। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स के स्टेप में आपने जब सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर दी तो लास्ट में आपको एसआरएस की एक डॉक्यूमेंट मिल जाती है। एनालिसिस में आपने इस रिक्वायरमेंट्स को चेक करना होता है कि आपने प्रॉपर्ली काम किया है कि नहीं, तो वो क्या हो गया, आपके पास फॉर्मल मेथड का स्टेप हो गया जो हम दूसरे चैप्टर सब्जेक्ट में अपना पढ़ रहे हैं। फिर डिज़ाइन में आपके पास टू टाइप ऑफ डिज़ाइन आ गया, आपके पास हाई लेवल ऑफ डिज़ाइन आ गया एंड लो लेवल ऑफ डिज़ाइन। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। तो बेसिक हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर के ऊपर है, दैट इज हाई लेवल ऑफ डिजाइनिंग। ठीक है। बहुत से लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम काम करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप लोग देखो तो साथ साथ आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसमें कोई वो मुश्किल नहीं, इसलिए आप पे डिजाइनिंग पे इतना फोकस नहीं देते। हमारा जो मेन फोकस वो क्या होता है, वो आर्किटेक्चर पे होता है, हाई लेवल ऑफ डिजाइन कि किस तरह से आपने एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, अपने सिस्टम को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हाई लेवल स्ट्रक्चर आपने इसका डिफाइन करना है अपने सिस्टम का। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि आपने अपनी जो चीज़ या अपने सिस्टम को डिफाइन किया है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू डिफाइन करते हो कि उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा। आपने पूरे जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसकी आपने वहाँ पे क्या लिखती, समरी लिखती कि मेरे प्रोजेक्ट में ये काम हुआ है। जब कभी भी आप अपनी जिस किसी भी कंक्लूजन लिखते हो, समरी लिखते हो, तो समरी में क्या लिखते हो आप लोग कि आपने जो पूरा प्रोजेक्ट किया या आपने पूरी जो एक्सप्लेन किया इसकी समरी लिख दें कि इस
किस एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ लिखा है। तो उस समरी में तो आप पूरे दो या 3-4 पेजेस की तो वो नहीं लिखते ना, लेकिन समरी में आप सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख के अपनी एक्सप्लेनेशन डिफाइन कर देते हो। तो यहीं पे यही कॉन्सेप्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू पे आप अपना क्या कर देते हो, अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन कर देते हो कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू में हमारा प्रोजेक्ट क्या है। उसकी अगर आपके पास क्लाइंट आ जाता है कि मैंने जो रिक्वायरमेंट्स दी थी क्लाइंट्स को समझाने के लिए, क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करने के लिए आपके पास एक डायग्राम है, एक पिक्चर पड़ी हुई है, वो ज़्यादा आप अपने क्लाइंट के साथ थ्योरेटिकली बात कर रहे हो, वो आपसे थ्योरेटिकली बात कर रहे हो, तो ना आपको इतना खास समझ आएगी ना उसको इतनी खास। उस टाइम आप हाँ हाँ तो कर लोगे कि ये रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी, ये रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन फेज पे आते हो तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज से पहले आप क्या कर लेते हो, उसका हाई लेवल डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हो कि ये कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कंपोनेंट में मसला आ रहा है, इस कंपोनेंट्स में रिस्क आ रहे हैं। तो इस रिस्क को कम करने के लिए या क्लाइंट से दोबारा जाके डिस्कस करने से पहले आप एक डायग्राम्स बना लेते हो या एक डिज़ाइन उसका बना लेते हो, ताकि क्लाइंट को ज़्यादा आसानी से आप समझा सको या उससे ज़्यादा आसानी से आंसरिंग ले सको। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस डिज़ाइन के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करते हो और कंपोज करते हो कि आपने एक कंपोनेंट बना लिया, तो उस कंपोनेंट के बाद और क्या कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट के साथ और क्या क्या आपके पास कंपोनेंट डिपेंड कर रहे हैं, या आप जो लेयर डिफाइन करते हो। तो लेयर में आप क्या कर रहे हो, डिकम्पोजिंग कर रहे होते हैं ना कि मेरी फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, थर्ड लेयर मेरी क्या है, डेटा लेयर है। तो आपने क्या कर दी, अपने प्रोजेक्ट की लेयर्स डिफाइन कर दिया, उनको डिकम्पोज कर दिया। और साथ क्या आप यूज़ करते हो आर्किटेक्चर स्टाइल्स वगैरह कि आप कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहे हो, कौन सा स्टाइल यूज़ कर रहे हो, आप क्लाइंट सर्वर स्टाइल यूज़ कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड स्टाइल यूज़ कर रहे हो, फाइल पिट पाइप और फिल्टर्स स्टाइल यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप डिफाइन करते हो। और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमने पीछे भी पढ़ा है चैप्टर में, क्या होती है कि आपके पास सारी नॉन फंक्शनलिटीज होती है कि आपने जो आपका जो सिस्टम है, क्या आपकी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है कि नहीं, वो क्या आसानी से पोर्टेबल है कि नहीं दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाके आसानी से अडॉप्ट हो सकता है कि नहीं। तो ये सारी क्या होती है, आपकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आती है, किस तरह से आप अपना जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे अभी क्वालिटी का, तो वहाँ पे जो जो आप क्वालिटी की चीज़ें पढ़ोगे वो सारी चीज़ें आप अपने डिज़ाइन में चेक करते हो कि किस तरह से हम अपने डिज़ाइन को बनाएं कि हमारी क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स क्या हो जाए, अप्रूव्ड हो जाए। फिर आता है आपके पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है आपके पास, कि ये दो चीज़ों को कंफर्म करते हैं कि आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करता है कि, और चेक करता है कि क्या आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो ये के लिए ये जो डिज़ाइन क्रिएट किया ये आपको फुलफिल कर रहा है कि नहीं आपकी रिक्वायरमेंट्स को। आपने जो फंक्शन है नॉन फंक्शन की रिक्वायरमेंट्स ले तो ली है यूजर से, तो अब ये डिज़ाइन क्रिएट करके आप डिफाइन करते हो क्या आपका जो सिस्टम है या जो आपका सॉफ्टवेयर क्या इन चीज़ों को वो फुलफिल कर रहा है, कोई कंपोनेंट हमने या कोई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट छोड़ तो नहीं दी। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सेटिस्फाई करते हैं अपनी सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। जैसे यहाँ पे भी आ गया कि रिलायबिलिटी हम चेक करते हैं, स्केलेबिलिटी चेक करते हैं, पोर्टेबिलिटी चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन। हम डिज़ाइन ऐसा क्रिएट करते हैं कि हमें यहाँ डिज़ाइन लेवल पे ही पता चल जाता है कि आपने जो पोर्टेबल बनाया है, तो ऐसा डिज़ाइन जो क्रिएट किया क्या ये पोर्टेबल है आपके दूसरे सिस्टम के साथ, क्या इसकी रिलायबिलिटी है कि नहीं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। साथ ही क्या करते हैं कि आपके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनकी डिपेंडेंसीज हो रही हैं कि नहीं, उनकी इंटरेक्शंस किस किस कंपोनेंट्स के साथ हो रही है। फिर आप क्या चेक करते हो, कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह चेक करते हो कि आपने जो ये कंपोनेंट को डिप्लॉयमेंट करना है तो वो कॉन्फ़िगर हो सकता है कि नहीं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है कि नहीं। तो अब ये चीज़ें तो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, थ्योरी बार बार ये चीज़ें रिवाइज हो रही है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर मॉडलिंग पढ़ते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर मॉडलिंग क्या होती है कि आप यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट करते हो, मॉडल्स को क्रिएट करके रिप्रेजेंट करते हो या प्रेजेंट करते हो कि आपने किस तरीके से अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई थी उस रिक्वायरमेंट्स की बेस पे आपने मॉडल्स को क्रिएट किया, और ये मॉडल आपको व्यू करवा रहा होता है कि किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर आगे क्रिएट होगा, किस तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर है एक दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, किस तरह से इसमें कोडिंग होगी। ये सब चीज़ें आपके पास आर्किटेक्चर मॉडलिंग में डिफाइन हो जाती है। तो आर्किटेक्चर मॉडलिंग आपके पास क्या एक आपका फ्रेमवर्क है। ठीक है, मतलब एक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को आपने लाजमी फॉलो करना है। इस फ्रेमवर्क को आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो आर्किटेक्चर है वो प्रॉपरली क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि आप लोग
SDLC स्टेप के बाद डिफाइन करते हो कि आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहे हो, इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ कर रहे हो या प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जो है वहाँ पे डिस्कस कर लेते कौन सा आप मॉडल यूज़ कर रहे हो। तो सेम यहाँ पे फिर वहाँ पे क्या करते हो, अगर आपने वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर ली तो आप उसके स्टेप्स को फॉलो करने लगते हो। अगर स्पाइरल मॉडल सेलेक्ट कर लिया तो आप उसका मॉडल को उसके स्टेप्स को फॉलो करने लगते हो। तो यहाँ पे आपने जब फ्रेमवर्क उसका सेलेक्ट कर लिया है आर्किटेक्चरिंग मॉडलिंग में कि मैं ये फ्रेमवर्क फॉलो करूंगा, ये मैं ये फ्रेमवर्क यूज करूंगा, तो उसको आपने लाजमी फॉलो करना होता है। तो इस फ्रेमवर्क के थ्रू क्या हो जाता है कि आपके जितने भी फंक्शनल और आपका जितना भी स्ट्रक्चर बिहेवियर होता है, आपका जितना भी फंक्शनल बिहेवियर होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हो जाती है। आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है और वो स्ट्रक्चर किस तरह से बिहेव करेगा। हम कह रहे हैं ना कि आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स डिफाइन हो जाते हैं, कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम उस कंपोनेंट्स का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं कि वो किस तरह से आगे जाके इम्प्लीमेंट होगा और इम्प्लीमेंट होने के बाद उनका बिहेवियर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आर्किटेक्चरिंग मॉडलिंग में ही डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हम जो बेसिक टूल यूज़ करते हैं वो हमारे पास है UML। UML हमारे पास क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हम इसमें यूज़ करते हैं अपने फ्रेमवर्क को क्रिएट करने के लिए। हमारा फ्रेमवर्क आगे कौन कौन से व्यूज़ है हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उन व्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि मैम यूएमएल में हम यूएमएल क्यों नहीं यूज़ करते, ये डीएफडी क्यों नहीं यूज़ करते। तो स्टार्टिंग में तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अभी तो हम किसी टूल स्टार्ट ही नहीं किया था, कोई फ्रेमवर्क ही नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने वो वहाँ पे डिस्कस ही नहीं किया। हमने वहाँ पे सिर्फ वो डिस्कस किया कि सॉफ्ट आर्किटेक्चर क्या है, कि उसकी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि बेसिकली आर्किटेक्चर क्या है और डिज़ाइन क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनती है आर्किटेक्चर की। अब हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं यूएमएल की तरफ कि यूएमएल क्या है। तो जब कभी भी आप आर्किटेक्चर क्रिएट करना चाहते हो तो या आप जब कभी भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो तो आप उसके लिए यूएमएल यूज़ करते हो। यूएमएल एक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। हर स्टेप ने अगर आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है तो वहाँ पे आप यूज केस यूज़ करते हो। तो यूज केस डायग्राम क्या है, पार्ट ऑफ अ यूएमएल। अगर आपने उसमें आगे डिज़ाइन लेवल में आ गए तो डिज़ाइन में फिर आपके पास डिफरेंट डायग्राम्स है, आप सीक्वेंस डायग्राम यूज़ करते हो, एक्टिविटी डायग्राम करते हो, कंपोनेंट डायग्राम यूज करते हो। ये किस चीज़ करते हो, ये इंशाल्लाह हमारे इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हम क्या करते हैं, हम वो यूएमएल में करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस मैम यूएमएल हम यूज डीएफडी क्यों नहीं यूज करते। यूएमएल का ये क्या फ़ायदा कि हमें ये स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर देता है और आपके पास बिहेवियर भी डिफाइन कर देता है, जो कि आपकी आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट है कि हमें उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है और उसकी बिहेवियर डिफाइन करनी होती है। तो यूएमएल हमें ये दो चीज़ें फाइंड करके दे देता है। जबकि डीएफडी क्या है, डीएफडी जस्ट आपका सिस्टम का फ्लो शो करती है, साथ क्या शो करती है कि उसमें डेटा किस तरह से रन होगा, क्या शो करती है किस तरह से उसके कंपोनेंट्स रन होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल लेवल में चली जाती है कि कौन कौन इसमें कोड किस तरह से कोड यूज़ होगा, कोड किस तरह से रन होगा, डेटा किस तरह से रन होगा। तो वो डीएफडी में हम जब भी डिज़ाइन लेवल में जाते हैं तो डिज़ाइन में पे हम डीएफडी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूएमएल हमारे पास आर्किटेक्चर लेवल में यूज़ होता है और डीएफडी हमारे पास जब डिटेल हमने जब लो लेवल डिजाइनिंग करनी होती है, हमने जब डिजाइन फेज पे जाना था, हम वहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो ये इसका डिफरेंस था। बहुत से इस तरह के क्वेश्चन थे तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस वीडियो में इसको क्लियर कर दिया। तो आर्किटेक्चर मॉडल आपको क्या हेल्प करता है, आपके पास एंड में आपको एक ब्लूप्रिंट शो कर देता है आपके इंटायर सिस्टम का कि आपका सिस्टम किस तरीके से रन करेगा विद द हेल्प ऑफ यूएमएल। तो आर्किटेक्चरिंग मॉडलिंग की तरफ जाने से पहले हमारे पास आता है कि आर्किटेक्चर व्यू मॉडल क्या है। आर्किटेक्चर तो समझ आ गया क्या है, आपके पास एक ब्लूप्रिंट आपको एक मैप शो कर देता है कि वो मैप आपके पास क्या है। लेकिन व्यू मॉडलिंग क्या है हमारे पास, या व्यू मॉडल क्या है। तो मॉडल्स आप लोग जब कभी भी मॉडल आप लोग पढ़ते हो तो मॉडल आपका क्या होता है कि आपको एक बेसिक डायग्राम या बेसिक फॉर्म ऑफ आपका सिस्टम की रिप्रेजेंट आपकी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोग साइंस ग्रुप पे होके होगे या बायो या केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आप लोग 9-10 में होंगे तो आप लोग को टीचर्स कहते थे कि मॉडल क्रिएट करके आओ डिफरेंट आपके बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए। तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते थे विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल। तो वो क्या हो जाता था कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया उसकी आप क्या करो, रिप्रेजेंटेशन करो इन फिजिकल फॉर्म। तो यहाँ पे यही मॉडल है कि आप अपने
सॉफ्टवेयर को या अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुई, यहाँ पे भी कोडिंग नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ क्या गैदर हुई, आपके पास रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई है, एसआरएस आपके पास बन गया। तो अभी तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो किस तरह से हम अपना मॉडल शो करें? तो उस रिक्वायरमेंट्स को उठा के, उन रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं, एक पिक्चर फॉर्म क्रिएट करते हैं, किस तरह से हमारा जो है सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास एक कंप्लीट बेसिक एंड सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन दे देते हैं हमारे सिस्टम की, कि हमारा सिस्टम किस तरह से रन करेगा। ठीक है, वो सब चीज़ें क्या आ जाती है हमारे पास आर्किटेक्चर में आ जाती है। साथ ही क्या हमें ये शो करता है कि ये जो कंपोस्ट होते हैं, कंपोस्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स और अ व्यू पॉइंट। क्या होता है कि किसी एक का व्यू पॉइंट हो सकता है या मल्टीपल क्लाइंट्स का व्यू पॉइंट हो सकता है। अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइंट है कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करो, तो आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली, तो वो जो रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई थी वो सिर्फ एक क्लाइंट की तो नहीं हुई थी, उस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ऑफ यूजर्स थे। हो सकता है कि अगर आपने किसी कंपनी के लिए किया तो उस कंपनी में 100 यूजर्स थे, तो उन 100 यूजर्स से आपने स्पेसिफिक जाके रिक्वायरमेंट्स गैदर की, या उनके क्लाइंट से या मैनेजर से जाके की, तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट आपके पास मेंबर्स थे, उन मेंबर्स से आपने क्या किया, रिक्वायरमेंट्स के की। तो अब यहाँ पे मल्टीपल मेंबर्स है, उनका क्या था, उनका मल्टीपल मेंबर्स का व्यू पॉइंट्स था, तो उन सब व्यू पॉइंट्स को उठा के हमने क्या किया, मॉडल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ये है, वो इस तरह से शो करे। तो बेसिकली मॉडल क्या करते हैं, हमारे पास अंडरस्टैंड हम इजली आपको अंडरस्टैंड कर देता है कि बेसिकली आपके सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है, या आपका सिस्टम आपसे मांग रहा है। तो कल को आपके पास आपका क्लाइंट आए आपसे डिटेल लेने के लिए, आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि किस तरह से सॉफ्टवेयर बनेगा, ये क्या क्या मसले, तो विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर और विद द हेल्प ऑफ सम मॉडल आप उसको शो कर देते हो कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से क्रिएट होगा। तो इससे क्या हो जाता है कि यूज़र को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है, ना सिर्फ यूजर को, आपका जो डेवलपर्स है उनको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती है, आपकी क्या हो जाती है, इजीली कम्युनिकेशन हो जाती है विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, आपके क्लाइंट के साथ, आपके डेवलपर्स के टीम के साथ, आपकी जो लो लेवल डिजाइन टीम है उसके साथ हो जाती है, डिप्लॉयमेंट टीम के साथ हो जाती है। तो यहाँ पे इजीली की जाती है विद द हेल्प ऑफ मॉडल, आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो। साथ ही साथ ये कि इसी फेज पे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें एरर्स भी पता चल जाते हैं कि इस आपने जो डिज़ाइन क्रिएट किया उस डिज़ाइन क्रिएट करने में आपको पता चलेगा कि ये जो रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने कंपनी या इस कंपोनेंट के लिए जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया, यहाँ पे ये मसले आ रहे हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंसीज प्रॉपरली नहीं क्रिएट हो रही। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें एक एरर पता चल गया। साथ ही क्या है, आपके पास एक प्लान है, एक डिज़ाइन प्लान आपको मिल जाता है। ठीक है, व्यू क्या होता है, व्यू बेसिकली किसी का नजरिया हो गया, किसी का व्यू पॉइंट हो गया कि वो किस तरह से सोच रहा है, तो आपने उसका जो नजरिया था उसका किसी का व्यू पॉइंट था आपके जो क्लाइंट का, उसको आपने पिक आउट कर दिया और उसको डायग्राम फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कि आपके पूरा जो सिस्टम है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, या रिक्वायरमेंट की टीम के पॉइंट ऑफ से वो किस तरह से आपका सिस्टम जो है रिप्रेजेंट हो रहा है रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके पास व्यू में आ जाती है। क्या होता है यहाँ पे, आप डिस्क्राइब करते हो, वही बात होगी कि आप क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो आपके सिस्टम को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कौन कौन से हो गए, आपके पास एंड यूजर्स हो गए, आपके डेवलपर्स हो गए, आपके मैनेजर्स, टेस्टर, जितने लोग भी उस सॉफ्टवेयर के साथ कंसर्न है, जितने लोग भी उस सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं, उस काम सॉफ्टवेयर से कुछ हासिल कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं यूजर, तो ये क्या हो गया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं कि आपने उन सब के पॉइंट्स को क्या कर दिया, एक व्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो। तो इसमें हमारे पास क्या यूज होती है आर्किटेक्चरिंग मॉडलिंग में, 4+व्यू मॉडल, 4+1 व्यू मॉडल। 4+1 व्यू मॉडल हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, आपके पास डिफरेंट व्यूज हैं, उन व्यूज को उठा के आपने उस पर काम करना होता है। जैसे कि आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट थी, अच्छा वो टेम्पलेट अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, उस टेम्पलेट में आपने पढ़ा होगा कि क्या था, आपके पास यूज केस था, फिर आपके पास लॉजिक था, फिर आपके पास प्रोसेस था, या फिजिकल प्रोसेस किस तरह से हो गए, फिर आपके पास क्या था, डिप्लॉयमेंट था। तो ये क्या था, उस टेम्पलेट में आप खोल के देखो तो ये इन स्टेप्स को हमने क्या करना है, फुलफिल करना है।
ये सारे स्टेप्स क्या आते हैं हमारे पास 4+1 व्यू मॉडल। ये आपके पास फ्रेमवर्क है फॉर क्रिएटिंग एनी आर्किटेक्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। आपको जब सॉफ्टवेयर आपको जब किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए आर्किटेक्चर क्रिएट करना होगा तो आपको लाजमी इस फ्रेमवर्क को फॉलो करना होगा। तो जो कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट आर द 4 व्यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो वो क्या है आपके पास ये आगे हम पढ़ रहे हैं। लॉजिकल व्यू है, प्रोसेस व्यू है, फिजिकल व्यू एंड डिप्लॉयमेंट व्यू एंड फिफ्थ है यूज केस। हमारे पास टोटली 5 व्यूज होते हैं, इस वजह से इसको ये क्या कहते हैं 4+1 व्यू मॉडल। इसको क्यों पढ़ेंगे कि 5 क्यों नहीं कहा गया, 4+1 इसको नाम क्यों दिया, स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास है बेसिकली 4+1 व्यू मॉडल। हमारे पास किसने डिजाइन किया था, फ्लिपी ने। क्या किया था कि वो आपके डिस्क्राइब करे आपके आर्किटेक्चर को, कि आपका आर्किटेक्चर किस तरह से क्रिएट होगा, किस स्टेप से हो के क्रिएट होगा। अब जब कभी भी आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करने लगते हो तो आपके जहन में क्या आता है कि आपने एसडीएलसी प्रोसेस को उठाना है, उसको फुलफिल करना है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड वे है आपको अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। उसमें क्या होती है, अपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होती है, आपने उसको एनालाइज करनी होती है, आपने उसका डिजाइन क्रिएट करना होता है, आपने उसको कोड करना होता है, फिर टेस्ट करना होता है, फिर इंप्लीमेंट करना होता है। ये डिफरेंट स्टेप्स है, आपको उसको लाजमी करना होता है। तो सेम यहाँ पे है कि आपने अगर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्रिएट करना है तो यू हैव टू फॉलो 4+1 मॉडल व्यू, या कोई भी या आप 4 व्यूज उसको लाजमी फॉलो करते हो। जो हमारे पास डिजाइन किसने किया था, फ्लिपी ने, कि ताकि आप डिस्क्राइब कर सको आपके सॉफ्टवेयर को। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या करता है कि ये आपका जो वो है, आपके जो यूजर्स के मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है उसको यहाँ के रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है ना कि यूजर्स के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, उनके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं। आपके क्लाइंट का अलग व्यू पॉइंट होगा, आपका डेवलपर व्यू पॉइंट होगा, या अगर आपने उनसे कम्युनिकेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सकोगे। तो आप यहाँ पे इजीली उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडल्स। तो यहाँ पे अब वही मल्टीपल व्यूज की बात की गई है कि मल्टीपल व्यूज आपके पास क्या करते हैं कि ये एड्रेस करते हैं डिफरेंट फीचर्स को, कि आपके पास कौन कौन से फीचर्स है, वो फीचर्स किस तरह से काम करेंगे, कौन से कंपोनेंट्स का बिहेवियर किस तरह से, ये कौन सा कंपोनेंट हमने पहले पहले काम करना है। क्या कह रहे हैं कि एड्रेस करना है डिफरेंट फीचर्स को, और कंसर्न्स ऑफ अ सिस्टम क्या, कि उसके जो फीचर्स हमने डिफाइन किए उनका कंसर्न क्या, उनका काम क्या, इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हमने डिफाइन करना होता है। फिर हमने क्या करना है कि ये क्या है, हमारे पास स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट है एंड मेक द डिजाइन इजी इजी टू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर आपने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनानी है, लास्ट में आपके पास जो एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो जाएगी, तो अगर आपने उसको अच्छा बनाना है, अच्छा क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाना है, तो आपको ये व्यूज लाजमी फॉलो करना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एक स्टैंडर्ड है, एक लाजमी स्टेप है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। तो इसकी मदद से क्या होता है कि आपके पास जो डिज़ाइन आपका है वो बहुत ईजिली क्रिएट हो जाता है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, और आप इजीली जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। दूसरा क्या आता है कि ये जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होती है विद द हेल्प ऑफ दीज व्यूज, आप इस डॉक्यूमेंट के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। आपके पास रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई, एनालिसिस के फेज में आके आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर दिया। फिर डिजाइन फेज पे आके आपने हाई लेवल डिजाइन क्रिएट किया ऑन द बेस ऑफ क्या, रिक्वायरमेंट्स पे। तो अगेन यहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उनको क्या करो, वेरीफाई करो। क्यों? क्योंकि आप रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या कर रहे हो, यूज केस डायग्राम दोबारा से क्रिएट कर रहे हो जो आपकी एसआरएस टीम ने क्रिएट किए हुए थे। तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनकी दोबारा यूज केस बन जाते हैं। तो उससे हमें दोबारा कंफर्म हो जाता है कि क्या जो एसआरएस टीम ने जो उसके यूज केस बनाया था वो प्रॉपरली बनाया, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट की। एक्टिविटी डायग्राम क्रिएट करते तो उसमें हम उसका प्रोसेस चेक करते कि यार प्रोसेस इसका सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक वेरिफिकेशन मेथड बन जाता है, ताकि आपका डिज़ाइन और जो आपकी आर्किटेक्चर है वो इजीली क्रिएट हो सके। और फॉर स्टडिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन, तो आपके ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो आपके ये स्टेप है, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन के क्या कर रही है, वेरिफिकेशन कर रही है। साथ ही क्या कर लेती है, सारे कवर कर लेती है आपके जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है।
जितने भी इसके एक्सपेक्ट्स हैं, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, उन सबको ये क्या करती है, कवर कर लेती है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन में क्या वेरिफिकेशन हो रही है कि जितने भी कंपोनेंट्स हमने डिफाइन किया था, क्या वो सारे पार्ट्स कवर हो गए, कोई पार्ट हमसे मिस आउट तो नहीं हो गया। तो ये सारे स्टेप्स बाय स्टेप है। तो क्या इनके 4 व्यूज़ है? तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं इनके मॉडल्स के नेम्स को, कि हमारे पास कौन-कौन से मॉडल्स हैं, हमारे पास कौन-कौन से व्यूज़ हैं। सबसे पहला जो हमारे पास व्यू है वो है लॉजिकल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू। सेकंड है हमारे पास प्रोसेस व्यू और मॉड्यूल व्यू। फिर फिजिकल व्यू और कोड व्यू है। एंड पे हमारे पास लास्ट में है डेवलपमेंट व्यू और एग्जीक्यूशन व्यू। ये हमारे पास जो 4 मॉडल्स हैं, सही। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए, अक्सर हमारे पास ये लॉजिकल व्यू के नाम से भी होता पहचाना जाता है या कॉन्सेप्शनल व्यू के नाम से भी, ठीक है। तो पहला हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज लॉजिकल व्यू और कॉन्सेप्शनल व्यू। इसमें हमारे पास क्या होता है स्टेप में, कि हम अपने प्रोजेक्ट को लॉजिकली डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में या हमारे सॉफ्टवेयर में लॉजिकली वो किस तरह से काम करेगा। हमने जो टेम्पलेट पढ़ा था, अगर लैब वर्क में याद हो, तो टेम्पलेट में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड चैप्टर था आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन, एंड फिर उसके गोल्स थे थर्ड चैप्टर में, एंड फोर्थ चैप्टर में हमारे पास क्या है, यूज केस व्यूज। अब ये जो 4 चीजें हैं, ये जो है आप लोग एसआरएस को, ये जो 4 चैप्टर्स है, ये एसआरएस को पढ़ के आप लोग डिस्कस करते हो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी और हमारे गोल्स और कंस्ट्रेंट्स कैसे होंगे। लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाती है, लॉजिकल व्यू। ये सबसे पहली जो आ जाती है लॉजिकल व्यू। इस व्यू में हम क्या करते हैं कि यूज केस को जो हमारे पास बना दिए गए होते हैं उसको स्टडी करके डिफाइन करते हैं कि बेसिकली हमारे सिस्टम का लॉजिकल व्यू किस तरह से बनेगा, हमारे सिस्टम की लेयरिंग कैसे होगी। अगर आपको लैब वर्क याद हो तो हमने थोड़ी सी लेयरिंग स्टडी कर ली थी कि लेयरिंग किस तरह से करते हैं। ये इंशाल्लाह आगे फिर और डिटेल में करेंगे, लेकिन आपको अब आइडिया हो गया कि अपने सिस्टम की आप लेयरिंग किस तरह से डिफाइन करते हो। प्रेजेंटेशन लेयर डिफाइन करते हो। प्रेजेंटेशन लेयर ये कि आपके जो यूजर्स हैं, वो उनको किस तरह से आपकी जो ऐप है या आपका सॉफ्टवेयर या आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन किस तरह से व्यू होगी। फिर वहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन लेयर आ जाती है कि फ्रंट एंड पे आपके पास एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करेगी और बैक एंड पे आपके पास एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करेगी। तो वहाँ पे मोस्टली आपके पास जो, अगर वेबसाइट से आप बना रहे हो तो वेब ब्राउजर्स आ गए, वेब सर्वर्स आ गए। अगर आप कोई गेम बना रहे हो तो अगर वो ऑनलाइन गेम है तो वहाँ पे उसका सर्वर आ गया। फ्रंट एंड पे वो उसका जो सर्वर को कनेक्ट होने के लिए जो उनको चीज़ें चाहिए होंगी वो चीज़ें आ गई। एंड डेटा लेयर आ गई। तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से एप्लीकेशन लेयर आपकी क्लाइंट लेयर और आपकी एप्लीकेशन डेटा लेयर को कम्युनिकेट करती है। तो वो सब चीज़ें जब आप लोग एसआरएस पढ़ लेते हो तो उसके बाद जाके आप जो लॉजिकल व्यू है उसमें ये चीज़ डिस्क्राइब करते हो कि आपके सिस्टम का जो है लेयर्स किस तरह बनेगी, आपका सिस्टम बेसिकली व्यू किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि आपके पास क्या करते हैं, आपके सिस्टम की जो है डिफाइन करते हैं इनटू लेयर्स। आपके सिस्टम को डिफाइन करते हैं लेयर्स पे, किस पे, प्रेजेंटेशन लेयर में, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटा लेयर में, कि किस तरह से आपका जो है सिस्टम जो है डिवाइड हो गया, ठीक है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ डिज़ाइन। अब ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस उसको कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन उसको कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये हमें कौन बना के देता है, आप लोग जब ये स्टेप कर लेते हो ना, कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स, आप लोगों के पास जब यहाँ तक काम, सॉरी, आपके आर्किटेक्चर जो है यूज केस व्यूज तक जब बना लेते हैं, तो आप लोग को अगर याद हो तो हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि आपकी जो हाई लेवल आर्किटेक्चर, जो आपका हाई लेवल डिज़ाइन है, और आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की डॉक्यूमेंटेशन, ये पैरेलली काम कर रही थी, दोनों साथ साथ काम कर रही होती है। तो जब यहाँ पे हाई लेवल डिज़ाइन पे आप लोग अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हो और उसके लिए आप लोग यूज़ केसेस ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। उसके लिए जब आप यूज़ केस ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किसको भेज देती आती है, कंस्ट्रक्शन को। अब कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स क्या है कि यूज़ केसेस को, अगर आपको याद हो तो हमने कंस्ट्रक्शन की जब लैब वर्क पढ़ी थी, तो लैब वर्क में मैंने आपको कहा था कि आप लोग क्या कर लो, अपने लिए यूज़ केस ड्रॉ कर लो, क्योंकि आप जो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स है, आप लोगों ने तो एसआरएस को इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया। आप लोग किसको स्टडी कर रहे हो, आप लोग हाई लेवल डिज़ाइन को स्टडी कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स। तो जब वो हाई लेवल डिज़ाइन को स्टडी करे तो वो किसको स्टडी करे, यूज़ केस को स्टडी करे। और यूज़ केस स्टडी करें, इट मीन्स आप लोग क्या पढ़ रहे हो, एसआरएस पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोगों की जो हाई लेवल डिजाइनर्स है उन्होंने एसआरएस को स्टडी करके उसको यूज़ केस में ड्रॉ किया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स के लिए यूज़ केस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ ली थी।
कि किस तरह से उसको देख देख के फिर हम अपने जो है क्लासेस उस कंपोनेंट्स के क्लासेस डिफाइन करते हैं, उनके वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, उनके जो वो है फंक्शंस हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम अब हमें क्या चाहिए हाई लेवल डिजाइनर्स को, कि जब आप लोग जो है इंट्रोड्यूस कर देते हो और यूज केस ड्रॉ कर देते हो, तो ये डॉक्यूमेंटेशन किसको चली जाती है? कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स को। कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स जो है आपके पास जो कंपोनेंट्स आए होते हैं, ठीक है, जो यूज केसेस होते हैं उसमें आप लोगों ने कंपोनेंट्स ही डिफाइन किए होते हैं, उस कंपोनेंट्स के लिए जो है वो उसका सीडो कोड लिख देते हैं कि आपका सीडो कोड किस तरह से बनेगा। अब उस सीडो कोड में क्या होगा कि आपके कंपोनेंट्स के क्या होगा, क्लासेस डिफाइन कर दी उन्होंने, ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिए, उनके वेरिएबल्स डिफाइन कर दी। फिर इस डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करके जो हाई लेवल जो वो है हाई लेवल डिजाइनर्स हैं, वो क्या करते हैं, इसका आपका जो कोड है उसका वर्क फ्लो डिफाइन कर देते हैं कि आपका वर्क फ्लो किस तरह से चल रहा है, कोड का वर्क फ्लो किस तरह से हो रहा है। तो स्टार्ट में मैंने कहा था, लेक्चर जब हम लोग आर्किटेक्चर स्टडी कर रहे थे, हमने वहाँ पे कहा था कि हमारा यहाँ पे कोड से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे भी यही है कि जब हमें जो लॉजिकल व्यू होता है, यहाँ पे हमने अपने कोड का वर्क फ्लो डिफाइन करना होता है। तो हमें तो अब कोडिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जो आप लोगों ने यहाँ तक जो डायग्राम डॉक्यूमेंटेशन बनाई होती है यूज केस व्यू तक, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आप किसको सेंड कर देते हो? कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स को। कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स जो है यूज केस को स्टडी करके आपके पास जो कंपोनेंट्स आए होते हैं उसके लिए क्या बना देती है, उनकी सीडो कोड ड्रॉ कर देती है। और उस सीडो कोड को फिर आप लोग स्टडी करके क्या करते हो कि उसके लिए क्या ड्रॉ करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस ड्रॉ करते हो। इसमें आप विद द हेल्प ऑफ क्लास डायग्राम अपने कोड का वर्क फ्लो डिफाइन कर देते हो। वर्क फ्लो कि आपके कोड का वर्क फ्लो कैसे होगा, वो किस तरह से काम करेगा। तो वो हम जब क्लास डायग्राम स्टडी करेंगे उसमें स्टडी कर लेंगे वो किस तरह से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, वो हॉस्पिटल के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो इसके सब सिस्टम्स हमने डिफाइन किए हैं कि सब सिस्टम्स क्या है हमारे पास। पेशेंट है, एडमिन है हमारे पास, एंड डॉक्टर है। सही है। तो यहाँ तक जो है मैंने जो आप लोगों के जो सब सिस्टम्स है वो विद द हेल्प ऑफ आप किससे डिफाइन करते हो, यूज केसेस के डिफाइन करते हो, ठीक है, यूज केस के थ्रू उसको डिफाइन करते हो। तो आपके पास जब ये यूज केस आ गया, ये चीज आपके पास आ गई, तो ये आपके पास किसके पास चली गई? कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स के पास। तो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स इसको स्टडी करते कि अब उसके पास पहला कंपोनेंट क्या, पेशेंट। तो वो पेशेंट के लिए सीटो कोड ड्रा करते थे कि पेशेंट में आपके पास कौन से वेरिएबल्स होंगे, पेशेंट में आपके पास क्लासेस कौन सी होंगी, आप प्राइवेट कहाँ पे यूज करोगे एक्सेस स्पेसिफायर को, प्रोटेक्टेड यूज करोगे, पब्लिक यूज करोगे। तो ये सब चीजें उसको डिफाइन कर दी। तो फिर आपका क्या काम होता है आपके आर्किटेक्चर टीम मेंबर्स का, कि उस कंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करके उसका वर्क फ्लो डिफाइन करते हैं कि उसमें सबसे पहले क्या आ गया, पेशेंट के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, लॉगिन के लिए काम कर रहे हो, तो आपने क्या लिख दिया, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन कर दिया। फिर यहाँ पे आपने उसकी जो है ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिए, यहाँ पे आपने उसके ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए। इस तरह करके फिर आप उसके लिए क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, फॉर एग्जांपल कार्ड। तो कार्ड के ऑपरेशंस क्या होगे, कार्ड के ऑब्जेक्ट्स क्या होगे, वो आपस में किस तरह से वर्क फ्लो काम कर रहा है, वो वन टू वन उनका रिलेशनशिप चल रहा है, वन टू मैनी रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो वो सब चीज़ पे जो है मैं इस तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं, जो इंशाल्लाह आगे हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट क्लियर करना है कि लॉजिकल व्यू में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं कि वहाँ पे अपनी लेयर्स डिफाइन करते हैं अपने प्रोजेक्ट की, कि हमारे प्रोजेक्ट की लेयर क्या है। और सेकंड अपना ऑब्जेक्ट मॉडल ड्रॉ करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। और ये कौन वो करता है, डिजाइन करता है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के टीम मेंबर्स डिजाइन करते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल को। अब ऑब्जेक्ट अगर हम आगे जाके आप इसको बार बार क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिस्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनर्स कहेंगे, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता आप चल गया कि ये कौन बनाता है, आपके पास कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स है। तो अगर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिस्ट पे हम काम करें, इट मीन्स हमारे पास क्या है, वो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन पे हम काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं लॉजिकल व्यू में, कि हम लॉजिकली अपने सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो लॉजिकली सिस्टम डिफाइन मीन्स कि अपनी लेयर्स को डिफाइन किया, और साथ ही हम अपने उसका जो है वो बना देते, क्लास डायग्राम बना देते, उसके जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिस्ट कर देते हैं कि हमारा जो हमने कंपोनेंट्स डिफाइन किया, उस कंपोनेंट्स का जो है कोड का वर्क फ्लो किस तरह से होगा। तो दैट इज व्हाट योर लॉजिकल व्यू। सेकेंड आ जाता है हमारे पास प्रोसेस व्यू और मॉड्यूल व्यू। अब जो हमने कंपोनेंट्स डिफाइन कर दिए, ठीक है, हमारे पास जो अब कंपोनेंट्स आ गए हैं, ठीक है,
उस कंपोनेंट्स के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिस्ट भी आ गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन्स भी आ गए, ठीक है। उसका हमें पता चल गया कोड क्या है, किस तरीके से उसका, उसकी क्लासेस क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसके वेरिएबल्स क्या है, वो किसने बना के दिया, हमें कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स ने बना के दिए, ठीक है। वो हमने नहीं बनाई, वो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स ने बनाई और उसको देके हमने क्लास डायग्राम देके उसका वर्क फ्लो ड्रॉ कर दिया। अब मॉड्यूल व्यू का क्या काम है या प्रोसेस व्यूज का क्या काम है कि वो जो हमने कंपोनेंट्स बताए हैं उसकी हम एक्टिविटीज ड्रॉ करते हैं। एक्टिविटीज मीन्स कि जो हमने यहाँ पे कहा है कि हमने क्या किया, लॉगिन। तो अब इस लॉगिन का प्रोसेस क्या है, इस लॉगिन, जब लॉगिन का काम स्टार्ट हो जाता है, आपकी मशीन स्टार्ट हो जाती है, आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है और लॉगिन का काम स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑन होते हैं, उस टाइम पे लॉगिन का क्या प्रोसेस होता है, लॉगिन किस तरीके से काम करेगा, तो वो सब चीज़ें हम कहाँ डिफाइन करते हैं, मॉड्यूल व्यू में। इट डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ योर सिस्टम, आपके सिस्टम की एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं, साथ ही उसमें जो कंकरेंसी होती है, सिंक्रोनाइजेशन होती है। अब सिंक्रोनाइजेशन कंकरेंसी हो गई कि आपने जो एसआरएस डिफाइन किया, आपने जो कंपोनेंट्स डिफाइन किए, उसमें आपने प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइजेशन नहीं की, ठीक है। आपने कह दिया कि आपको लॉगिन चाहिए, आपको रिव्यूज चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ एसआरएस पता चल गई, लेकिन इसमें प्रॉपर्ली कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रही। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है हमने जब कंपोनेंट्स डिफाइन कर लिए, तो कंपोनेंट्स डिफाइन करने के बाद हम उनकी सिंक्रोनाइजेशन करते हैं और फिर उनकी एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आपने अगर लॉग इन करना है तो लॉग इन करने से पहले वो चेक करेगा उसको, अब वो यहाँ पे अथोराइज वो करेगा, अथेंटिकेट करेगा कि क्या आप वैलिड यूजर हो कि नहीं। अगर वैलिड यूजर हो तो क्या आपकी जो पासवर्ड है और जो यूजर नेम है क्या वो डेटाबेस में मौजूद है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो आपको कहेगा कि आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको क्या कर रहा है, अब आहिस्ता इसको सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आप रजिस्टर हो गए तो फिर आपको वो क्या करेगा, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फिर आपको वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। फिर उसके अब लॉगिन हो गए तो लॉगिन होने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप लोग अपॉइंटमेंट ले रहे हो, अब पेशेंट हो, अब एडमिन हो, अब डॉक्टर हो, वो वहाँ पे डिफाइन करेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन फेज पे ही कि आप अगर पेशेंट हो तो वो पेशेंट का प्रोफाइल खोलेगा, अगर एडमिन हो तो एडमिन का प्रोफाइल खोलेगा, डॉक्टर हो तो डॉक्टर का प्रोफाइल खोलेगा। वो सारे स्टेप्स पे हम यहाँ पे कर देंगे। फिर आप पेशेंट हो तो पेशेंट के लिए क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप अपॉइंटमेंट करते हो तो अपॉइंटमेंट किस तरीके से करेगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे उसकी क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ और उनको सिंक्रोनाइज करेंगे कि किस तरीके से वो लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, डायग्राम्स के थ्रू हमने ये सारा काम करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास फिजिकल व्यू और कोड व्यू। अब ये स्टेप क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने अपने जो वर्क फ्लो था अपने कोड का वो डिफाइन कर दिया, लेयर्स डिफाइन कर दी और जो कंपोनेंट्स थी उसकी एक्टिविटीज डिफाइन कर दी, ठीक है, ये काम हो गया। अब डिफाइन करने के बाद क्या कर दिया कि आपने यहाँ पे उसके पैकेजेस डिफाइन करते हो। पैकेजेस डिफाइन मीन्स कि आपके पास जो आप जो कंपोनेंट पे कोड करोगे, ठीक है, मिसाल के बाद ये वर्क फ्लो पे जब आप आगे जाके कोड करोगे, आप लॉगिन पे कोड करोगे, ठीक है, लॉगिन पे आप कोड करोगे, तो क्या लॉगिन के लिए आपके पास कोई फाइल ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं। यहाँ पे बेसिकली हम रीयूज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, रीयूजेबिलिटी पे, कि आपने कि अगर लॉगिन पे ऑलरेडी पहले कोई काम तो नहीं कर लिया, आपने अगर अपॉइंटमेंट पेशेंट का अपॉइंटमेंट ले रहा है तो क्या अपॉइंटमेंट पे ऑलरेडी काम हो चुका है कि नहीं, क्या उसके पैकेजेस पहले से बन चुके हैं, अगर बन चुके तो आप उसको क्या करो, रीयूज करो। जो आप टूल्स यूज कर रहे हो, अगर आप कोडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आप पीएचपी जावाज और ये सब यूज कर रहे हो, तो क्या ये टूल्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर है तो उन्हीं को क्या करें, यूज करें, आपको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे तो आप लोग जावा में कोड कर रहे हो, सी शार्प में कोड कर रहे हो, किस में कर रहे हो, उनके टूल्स और उनकी सर्विसेज आपके पास मौजूद है तो उनको क्या करो, रीयूज करो। तो यहाँ पे आप कोड व्यू में और फिजिकल व्यू में यहाँ पे यही चेक करते हो कि जो आपने एक्टिविटीज डिफाइन कर ली है, जो आपने कंपोनेंट्स के बारे में चीज़ें डिफाइन कर ली, उसके आप पैकेजेस के बारे में बात करते हो, उसकी फाइल्स के बारे में बात करते हो, उनके आप डेटाबेस के बारे में बात करते हो कि क्या डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है। अब अगर आपने एक दफ़ा हॉस्पिटल के लिए जो है वेबसाइट क्रिएट कर लिए, ठीक है, अब नेक्स्ट कस्टमर आए, उसने भी कहा मुझे हॉस्पिटल की वेबसाइट क्रिएट कर दो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके हॉस्पिटल का नाम चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर दोगे ताकि जो प्रीवियस वेबसाइट है उससे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। उसका डेटाबेस तो एज इट इज़ रहेगा ना, उसमें चेंजेस नहीं होगी, तो वो आपने क्या किया, रीयूज़ किया। उसकी फाइल्स भी आपके पास एज इट इज़ रहेंगी, आप उसको रीयूज़ करोगे। अगर कोई नई चीज़ यूज़ करोगे तो फिर आप कहोगे कि ये फाइल जो है आपने क्या करनी है, नई बनानी है। तो यहाँ पे क्या किया कि अभी आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, और
इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ही आपको पता चल गया कि लॉगिन क्रिएट करने के लिए मुझे कौन-कौन सी फाइल्स बनानी है, कौन-कौन सी फाइल्स की ज़रूरत है, ठीक है? तो हम यहाँ पे कह दें कि मुझे लॉगिन डॉट पीएचपी की एक फ़ाइल चाहिए या लॉगिन डॉट मुझे उसके अपॉइंटमेंट डॉट पीएचपी की एक फ़ाइल चाहिए, मुझे क्रिएट करनी है। तो वो सारा काम हम कहाँ करते हैं? प्रोसेस व्यू और कोड व्यू में करते हैं और वो सब भी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स इसको क्रिएट करते हैं कि किस तरह की फाइल्स होंगी, वो किस तरह से आपके जो सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट आ गई डेवलपमेंट व्यू एंड एग्जीक्यूशन व्यू। अब ये हमारे पास क्या करती है, हमारा जो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम स्ट्रक्चर होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे डिस्कस करती है। मीन्स जब आपका पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया, आपने पूरा आपकी जो वेबसाइट थी उसको क्रिएट कर दी, अब जब आप उसको यूजर के पास लेके जाओगे, उसके सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करोगे, तो वहाँ पे आपको किस तरह का सिस्टम चाहिए, वहाँ पे आपको किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, वो हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे फिर हम पैटर्न्स की बात करते हैं, जो इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 8 है कि पैटर्न्स क्या होते हैं, कि आपने जो अपना सिस्टम क्रिएट किया है, ये आपके पास क्लाइंट सर्वर फॉर्म में है या आपके पास ब्लैक बोर्ड फॉर्म में या आपके पास पाइप फिल्टर्स फॉर्म में, मतलब आपका स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है, तो वो हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि जब आप फ्यूचर में जाके आपका जो मेंटेनेंस जो बंदा है वो इस डॉक्यूमेंटेशन को खोल के देख ले कि अच्छा मुझे किस तरह का सिस्टम क्रिएट करना है। क्लाइंट सर्वर करना है तो क्लाइंट सर्वर के लिए हमारे पास कौन कौन से सर्वर्स हैं जो हमने यहाँ पे इसमें डिफाइन कर दिया, एप्लीकेशन लेयर में डिफाइन कर दिया कि मेरे पास कौन कौन से सर्वर्स है। एप्लीकेशन लेयर में हमने डिफाइन कर दिया ब्राउजर्स कौन कौन से, वो सब चीज़ें फिर वो यहाँ पे उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्किटेक्चर जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इसको देख के हमारे पास जो कंपोनेंट्स है उसके लिए सीडो कोड ड्रॉ करते हैं। लो लेवल डिजाइनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनके कंपोनेंट्स को देख के इंटरफेस को ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स है। हमारे पास जो कोडर्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे क्या है, वर्क फ्लो डिफाइन है कि वर्क फ्लो किस तरह है, और फिर वो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट को ओपन करके उसका सीडो कोड पे काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब कंस्ट्रक्शन में अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हम वर्क फ्लो पे हाँ काम नहीं करते, वहाँ पे हमने उसका डायरेक्ट क्या किया था कि लॉगिन के लिए किस तरह से फंक्शंस बनेंगे, लॉगिन के लिए किस तरह से हम कोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका हम क्या करते हैं, वर्क फ्लो डिफाइन करते हैं। फिर हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स चाहिए, कौन कौन सी हमारे पास पैकेजेस चाहिए, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और हमारे पास वो भी हमारे पास जो है जो कोडर्स है वो उसको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फाइल्स ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरे पास, मैं उसको रीयूज करूँ, और कौन कौन सी फाइल्स मैंने नहीं बनानी है, वो सब भी आपको यहाँ से पता चल गया। फिर डेवलपमेंट व्यू जो हो गया, ये हमारे पास जो मेंटेनेंस टीम मेंबर्स है, हमारे पास जो सिस्टम एनालिस्ट है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पता चलता है कि हमने बेसिकली सिस्टम को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। सही हो गया, तो ये सारी चीज़ें थी वो हमारे पास के ये 4+1 मॉडल्स है। ये तो बेसिकली क्या हो गया, 4 मॉडल्स हो गए। अब +1 मॉडल क्या है हमारे पास, वो क्या यूज केस व्यू है या सिनेरियो व्यू है। अब यूज केस व्यू क्या है, ये हमारे पास क्या है, एसआरएस को स्टडी करके आप लोग डिफाइन करते हो कि आपके जो सिस्टम है वो आप उसको क्या करते हो, अपने सब सिस्टम में डिवाइड कर देते हो। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन याद हो तो कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था लेवल ऑफ डिजाइन। ठीक है, आपका लेवल ऑफ डिजाइन क्या है, तो उसमें हमारे पास लेवल ऑफ डिजाइन में क्या था, सबसे पहले हम अपना सिस्टम डिफाइन करते हैं। सिस्टम को डिफाइन करने के बाद हम उसका सब सिस्टम डिफाइन करते हैं। सब सिस्टम डिफाइन करने के बाद उसमें हम कंपोनेंट्स पे काम करते। कंपोनेंट्स के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गए रूटीन्स, एंड फिर हमारे पास क्या आ गए, इंटरनल रूटीन्स। और प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं कह चुकी हूँ कि हमने जब हाई लेवल डिज़ाइन मतलब अपने जो आर्किटेक्चर पे काम करते हैं तो हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों पे काम करते हैं। सही हो गया। क्योंकि ये जो रूटीन्स और इंटरनल रूटीन का काम है, ये किसका काम है, आपके पास कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स का काम है, ये हमारा काम नहीं है, आर्किटेक्चर्स का काम नहीं है। अब आपके पास जो सिस्टम है, ये आपने एसआरएस को स्टडी करके बता दिया कि बेसिकली मेरा सिस्टम क्या है। अब उसको एसआरएस को स्टडी करके आपने अपने सब सिस्टम्स बताने हैं, लेकिन वो आप किससे के थ्रू उसको डिस्कस करते हो, विद द हेल्प ऑफ यूज केस डायग्राम उसको बताते हो कि मेरे जो सिस्टम है उसके सब सिस्टम्स क्या है, और फिर उसके कंपोनेंट्स क्या है वो भी विद द हेल्प ऑफ यूज केस डायग्राम बताते हो। अब मैं कहती हूँ अगर फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम क्या है, हॉस्पिटल है। ठीक है, ये मेरा सिस्टम है। अब मुझे इसके सब सिस्टम्स बताने हैं, तो मेरे हॉस्पिटल के सब सिस्टम्स कौन कौन से, वो क्या है, पेशेंट है, मेरे पास एडमिन है,
और मेरे पास कौन है, डॉक्टर्स है। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, मैंने उसको डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या है, इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं, तो वो मैं क्या करूंगी, मैंने कहा पेशेंट। अब पेशेंट के सब सिस्टम्स मेरे पास क्या, सॉरी, सब कंपोनेंट्स क्या है मेरे पास, कि पेशेंट क्या कर सकता है, लॉगिन हो सकता है मेरे पास, पेशेंट जो है वो अपॉइंटमेंट अपनी ले सकता है, पेशेंट जो है वो आपके पास रजिस्टर यहाँ हो सकता है, उसके बाद वो यहाँ पे क्या कर सकता है, रिव्यूज कर सकता है डॉक्टर्स के लिए, कि डॉक्टर्स किस तरह से, उनकी अपॉइंटमेंट्स किस तरह थी, व्यूज कर सकता है डॉक्टर्स को। तो ये क्या हो गया, मैंने विद द हेल्प ऑफ यूज केस अपना जो सब सिस्टम था उसको अगेन आगे डिस्कस कर दिया कि उसके कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये दो स्टेप्स जो होते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूज केस हम उसको डिस्कस करते हैं। और फिर जब हमारे पास ये यूज केस बन जाते हैं, ये किसको सेंड कर दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स को, ताकि वो उसकी रूटीन्स और इंटरनल रूटीन पे काम करें। तो जब रूटीन्स और इंटरनल रूटीन्स कंप्लीट हो जाती है उनकी, या उस पर थोड़ा काम हो जाता है, वापस हमारे जो हाई लेवल डिजाइनर्स है उनको सेंड कर दिया जाता है, ताकि वो उसका क्या करे, वर्क फ्लो डिस्कस करे कि आपके कोड का वर्क फ्लो क्या है। और वो हमारे पास अब कहाँ पे होते हैं, वो हमारे पास कहाँ होते हैं, लॉजिकल व्यू में। तो इसलिए हमारे पास जो ये यूज केस व्यू है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे पास एसआरएस को स्टडी करके आप क्या कर देते हो, इन दी हेल्प ऑफ डायग्राम आप बता देते हो कि मेरे जो एसआरएस है, मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसके सब सिस्टम्स कौन से हैं और इसके हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यूज केस के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूज केस हम कह सकते हैं ये हमारे पास एज अ इनपुट काम करते हैं, हमारे जो ये जो 4 मॉडल्स है, हमारे जो 4 व्यूज है, इसके लिए एज अ इनपुट काम करती है। ठीक हो गया। इन्होंने आगे इन्होंने कहा है कि द हेल्प ऑफ +1, अगर आप कहते हैं ना 4+1, तो ये 4 जो व्यूज तो हमने कह दिया क्या है, लॉजिकल व्यू है हमारे पास, मॉड्यूल व्यू है, प्रोसेस व्यू है एंड डेवलपमेंट व्यू है। ये +1 हमारे पास क्या है, यही हमारे पास यूज केस है। ठीक है, ये हमारे पास यूज केस व्यू है। अब इसकी डायग्राम इन्होंने कहा है, डायग्राम क्या है, ये हमारे पास यूज केस व्यू है, जो इन सारे मॉडल को क्या करती है, कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है। अब देखिए, जब तक आपको यूज केस व्यू पता नहीं चलता, आप उसके लिए जो है लॉजिकल व्यू नहीं बना सकते, क्योंकि यूज केस व्यू के थ्रू आपको पता चल गया कि अच्छा, मेरे जो सिस्टम है उसमें किस कौन कौन कंपोनेंट्स है, कौन कौन से सब सिस्टम्स है, उसमें हम फिर उसको स्टडी करके हम बताते हैं कि सर्वर्स इसमें मैं किस तरह के यूज करूंगा। मैं क्लाइंट, अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मेरे कितने वो है क्लाइंट्स है, मेरे पास कितने यूजर्स है, ये 3 यूजर्स है, ये 3 सब सिस्टम्स है। तो इनके लिए अब मैं क्या करूंगा, इंटरफेस ड्रॉ करूंगा, तो वो मेरे पास क्या होगी, प्रेजेंटेशन लेयर होगी। फिर इनके लिए मैं सर्वर बैकएंड पे काम करूंगा कि किस तरह से इनको ये एप्लीकेशन है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो इनको किस तरह से मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके लिए डेटा लेयर पे काम करेंगे कि अगर इनके लिए डेटा चाहिए तो वो डेटा इनको कैसे मिलेगा। तो वो सब जब तक हमारे पास यूज केस व्यू डिफाइन नहीं हो जाता, सिनेरियो डिफाइन नहीं हो जाता, हम लॉजिकल व्यू पे काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या काम है कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंट एनालिसिस बनानी है। ठीक है, तो वो भी जब तक हमें यूज केस नहीं मिलती तो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स काम नहीं कर सकेंगे। कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स काम नहीं करेंगे तो आपका जो कोड का वर्क फ्लो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन, कि आपके जो कंपोनेंट है उसका वर्क फ्लो का डिकम्पोज हो जाता है। फिर आपके पास आ गया प्रोसेस व्यू। प्रोसेस व्यू अगेन वो है कि जब तक आपको फिर वर्क फ्लो नहीं मिलेगा, आपको एक्टिविटीज डिफाइन नहीं होगी, आप उसकी प्रोसेस डिफाइन नहीं कर सकोगे, उसकी एक्टिविटीज डिफाइन नहीं कर सकोगे, उसका मशीन का स्टेट डिफाइन नहीं कर सकोगे। फिर जब तक फिर प्रोसेस व्यू नहीं मिलेगा, आप उसका फिजिकल व्यू नहीं डिफाइन कर सकोगे कि आपका कौन सा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट से कौन कौन सी फाइल्स चाहिए, कौन कौन सा टूल चाहिए। फिर वो जब तक नहीं बनेगा, फिर आपका डेवलपमेंट व्यू नहीं बनेगा। इसलिए आपका जो सिनेरियो है, आपका जो यूज केस व्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास एज अ इनपुट काम करता है आपके इन सारे इन 4 व्यूज के लिए। सही, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन्होंने कहा है कि हम इसको 4+1 क्यों कहते हैं, हम क्यों कहते हैं इसको, हम 5 व्यूज क्यों नहीं कह सकते। ये हमारे पास क्या है, ये एक एज अ जो यूज केस व्यू है, ये एज अ इनपुट हमारे पास काम करती है। ठीक है, जो हम जो है एसआरएस को स्टडी करके इसको क्रिएट करते हैं। और जो बाकी व्यूज है वो फिर हम आर्किटेक्चर के फॉर्म में, मतलब आर्किटेक्ट जो इसको है वो क्रिएट करते हैं, इसलिए वो हमारे पास 4 व्यूज है। और ये इसको आप +1 इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे पास ये एज अ इनपुट काम करती है, हमारे पास एज अ हाई लेवल रिक्वायरमेंट काम करती है हमारे सिस्टम की।
हमारी जो आर्किटेक्चर की जब हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये एज अ रिक्वायरमेंट काम करती है। जब तक हमें ये काम नहीं मिल जाता हमारी एज अ हम कह सकते हैं कि यूज केस व्यू जो है हमारे पास एज प्री कंडीशन है हमारी आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन की। जब तक हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं मिल जाती हमारा जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट नहीं हो सकता। और ये हमारे पास प्री कंडीशन है फॉर रिमेनिंग व्यूज़ के लिए, क्योंकि अब आपने खुद देख लिया कि जब तक हमें ये यूज़ केस व्यू नहीं मिल रहा हमें लॉजिकल व्यू कंप्लीट नहीं होता, फिर प्रोसेस व्यू नहीं हो सकेगा, फिजिकल और डेवलपमेंट व्यू नहीं हो सकेगा। तो ये हमारे पास क्या हमारी डॉक्यूमेंटेशन की एक मेन रिक्वायरमेंट है। जब तक ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी आपका आगे काम नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इन्होंने कहा है कि व्हेन ऑल फोर व्यूज आर कंप्लीटेड, जब आपके जो ये फोर व्यूज कंप्लीटेड हो जाते हैं तो ये आपकी जो यूज केस है ये आपके पास फिर यूजलेस हो जाती है, फिर इसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप इस फोर व्यूज पे काम कर रहे होते हो जब तक आप ये यूज केस पे काम नहीं करोगे आप फोर व्यूज पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे जब हम इंशाल्लाह टेम्पलेट पे काम करेंगे तो वहाँ पे हम सबसे पहले यूज केस ही बनाएंगे एसआरएस को स्टडी करके कि हमारे पास यूज केस क्या है, उसके बाद हम अपने फिर बाकी व्यूज कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जब तक आपको यूज केस नहीं मिलता आपका लॉजिकल व्यू नहीं बनेगा। लॉजिकल व्यू क्यों नहीं बनेगा कि आपकी जो वो है, चलिए लॉजिकल व्यू में आपने जो लेयरिंग है वो आप बना लेते हो, ठीक है, एसआरएस चले आप लोग स्टडी करके बना लिया। लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिस्ट। तो वो हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स काम नहीं कर लेते हो। कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स के लिए यूज केस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो जब तक वो आपकी जो टीम मेंबर्स है वो यूज केस नहीं बनाती आपका आगे काम नहीं हो सकता। सही, तो ये आपके पास क्या था, 4+1 व्यूज थे, ये आपके पास मॉडल्स थे। इसको हमने डिटेल में डिस्कस, अभी तो यहाँ पे हमने उसका जस्ट पढ़ लिया है कि ये है क्या चीज़। इंशाल्लाह आगे चैप्टर 4 में फिर हम अपना ये लॉजिकल व्यूज डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या, और फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक था इस चैप्टर का मेन मकसद ये है कि आपको मॉडल समझ आ जाए और आपके पास जो है यूएमएल है वो आपको समझ आए। क्योंकि जब तक ये टूल समझ आपको नहीं आएगी आपको आगे क्योंकि हम क्या करेंगे थ्योरी के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे। तो जब हम थ्योरेटिकल पढ़ लें जब इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे तो हमें ये समझ आएगा। तो ये हमारा जो कह सकते हैं हमारे जो आर्किटेक्चर है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही, यहाँ पे इन्होंने अगेन इसको डिस्कस किया है। लॉजिकल व्यू में हमारे पास क्या है कि आप जो अपना जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो। ऑब्जेक्ट मीन जो उसका वर्क फ्लो हो गया, कोड का जो वर्क फ्लो हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिस्ट या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो आपको कौन बना के देता है, कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स बना के देती है, आप यहाँ पे वो बना लेते हो। अब वो किसको हेल्प करती है, आपके जो एनालिस्ट है और आपके जो डिजाइनर्स है उसके लिए हेल्प करती है। एनालिस्ट आपके पास कौन हो गया, आपकी कंस्ट्रक्शन टीम। आपको बार बार कह रही हूँ कि आपके पास जो यहाँ पे हम जो एनालिस्ट किसको बोलेंगे, आपके जो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स हैं उनके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है इसमें हम क्या किस चीज़ पे फोकस करते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वही है कि हमारे जो जिस जिस रिक्वायरमेंट्स पे हम कोड करेंगे, तो मीन्स आपके पास लॉगिन हो गया, आपके पास अपॉइंटमेंट हो गई, आपके पास रिव्यूज़ हो गए, व्यूज़ हो गए, जो अपॉइंटमेंट उसके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट वेबसाइट के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे। सही, इसके लिए यूएमएल डायग्राम जो है वो क्या है, क्लास है, स्टेट है, ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस है, कम्युनिकेशन डायग्राम है। लेकिन जो हमारी जो मेन फोकस होता है जिस पे हम काम करते हैं वो क्या है, हमारे पास क्लास डायग्राम है। हम क्लास डायग्राम पे काम करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोसेस व्यू। प्रोसेस व्यू में हमारे पास क्या है, जो हमने वर्क फ्लो डिफाइन किया है लॉजिकल व्यू में उसके जो है प्रोसेसेस डिफाइन करते हैं, उसकी एक्टिविटीज डिफाइन करती है कि वो किस तरह से काम करेगा। सही, उस पे हमारे जो कौन कौन किस व्यूज़ के जो स्टेक होल्डर्स है वो किसको हेल्प करती है, जो हमारे पास डेवलपर्स होते हैं और हमारे पास इंटीग्रेटर्स होते हैं उनको हेल्प करती है कि उनको पता चलता है कि कुछ जो मैं कोडिंग करूँगा तो किस कंपोनेंट के बाद कौन सा कंपोनेंट आएगा, उनकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही ताकि साथ साथ हमारे पास हो जाए। ठीक है, मतलब अगर मैं अपॉइंटमेंट पे काम करता हूँ तो अपॉइंटमेंट पे काम करने से पहले मैं किस किस फाइल्स पे किस किस कोड पे काम कर चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उस पर फोकस किया जाता है, और इस पे हमारे पास जो एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट चार्ट है उसके ऊपर हम काम करते हैं। फिर हमारे पास आगे डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट डायग्राम। डेवलपमेंट डायग्राम से पहले तो हमारे पास फिजिकल आ गई। फिजिकल में हमारे, अच्छा ये नाम मुझसे आगे पीछे हो गया, मैं इसको डायग्राम को ठीक कर दूंगी। सही, क्योंकि आगे अंदर डिस्क्रिप्शन वो है और हेडिंग चेंज है।
ये बेसिकली क्या फिजिकल डायग्राम है जिस पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमारे पास जो हमारा जो सिस्टम है इसमें हमें कौन कौन से मॉडल्स चाहिए, कौन कौन सा टूल चाहिए, ठीक है, उसको हो गया। एंड फिजिकल जो सॉरी हमारे पास जो डेवलपमेंट है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जब आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके पास है डेवलपमेंट और ये आपके पास है प्रोसेस। ये मैं नेम चेंज कर दूंगी स्लाइड्स में, फिर आप अपलोड कर दूंगी। तो डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि जब आपका जो प्रोडक्ट है डेवलप्ड होने लगा है तो इंस्टॉलेशन टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरीके से वो काम करेगा, वो आप ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो वो आपको कौन है, जो आपका सिस्टम इंजीनियर या आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको हेल्प करती है। एंड सिनेरियो जो आपके पास यूज केस व्यूज है, इसमें आपके पास जितने भी व्यूज हैं, आपके जितने भी 4+4 व्यूज की बात हुई है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब डिज़ाइन प्रोसेस आपका जो आर्किटेक्चर, जिस आपके पास जो आर्किटेक्चर क्रिएट होता है ना, ये इस डायग्राम के ऊपर बेस पे क्रिएट होता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी क्या होगी, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, जो आपका एसआरएस आ गया। एसआरएस को स्टडी करके आपने क्या किया, अपना यूज केस ड्रॉ कर दिया और अपनी क्लास डायग्राम ड्रॉ कर दी। तो ये आपके पास क्या हो गया, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का स्टेप हो गया। फिर यूज केस हो गया, तो यूज केस को स्टडी करके इन्होंने क्या किया कि आप लोग अपने जो वो है सिस्टम है उसकी क्या करते हो, अपनी एक्टिविटीज डायग्राम्स क्रिएट करते हो। एक्टिविटीज डायग्राम क्रिएट करने के बाद आप उसका स्टेट चार्ट करते हो, मतलब एक्टिविटी जो आपने डिफाइन कर दी है, जब आप उस एक्टिविटी पे काम करने लगते हो तो स्टेट चार्ट में हम डिफाइन करते हैं कि आपका मशीन का बिहेवियर कैसे होता है, उस टाइम आपकी मशीन में क्या क्या चीज़ें ऑन होनी चाहिए कि वो एक्टिविटी काम करेगी। ठीक है, एक्टिविटी तो हमारी पूरी एक्टिविटी हो जाती है ना कि किस तरीके से होगा, लेकिन फिर एक्टिविटी डायग्राम में एक एक कंपोनेंट को उठा के हम देखते हैं कि उस टाइम आपके स्टेट चार्ट किस तरह, आपके मशीन का क्या बिहेवियर होगा। फिर कंपोनेंट डायग्राम आ गई। कंपोनेंट डायग्राम हमारे पास जो होगी, प्रोसेस डायग्राम, जो हमारे पास जो ये फिजिकल डायग्राम है, फिजिकल डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से टूल्स आएंगे, किस तरह के हमारे पास पैकेजेस होंगी, फाइल्स होंगी। एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम हमारे पास कौन सी होगी, डेवलपमेंट जो एग्जीक्यूशन हमारे पास फेज होता है, व्यू, उसमें हम डिस्कस करते हैं। अब इन्होंने जो कहा है, जो ग्रीन कलर हमारे पास है वो हमारे पास स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है, एंड बिहेवियर जो पर्पल कलर है वो बिहेवियर। तो आप देख ले कि जो आपके पास जो एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट चार्ट, तो इनके हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसको हम बिहेवियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके सिस्टम का बिहेवियर शो करेगा कि कौन सा प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा, और जो प्रोसेस जो काम काम पे लगा होगा तो उसके टाइम पे आपकी मशीन का बिहेवियर क्या होगा। और बाकी जो ग्रीन है हमारे पास, ये आपका स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होगा और कौन कौन से आपके पास कंपोनेंट्स किस तरीके से काम करेंगे। से तो ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हमने 4 व्यूज को डिटेल में डिस्कस किया कि हमारे पास 4 व्यूज क्या है एंड +1 व्यू हमारे पास क्या है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 4+1 व्यू, क्योंकि आपकी पूरी जो आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंट है वो इसी पे बनती है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास वो किस तरह से बनती है, तो उसके लिए जो हम टूल स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ यूएमएल मॉडल, कि हम यूएमएल मॉडल को किस तरह से बनाते हैं और यूएमएल मॉडल ही हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम कोई और मॉडल क्यों नहीं यूज़ करते, उसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे कि यूएमएल हमारे पास क्या, किस तरह से उस पर काम करते हैं, और फिर उसकी कौन कौन सी डायग्राम्स हैं और कौन सी डायग्राम हमें कहाँ पे चाहिए होती है, वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सही, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा।